प्रस्तुत है कार्यक्रम शिक्षा वाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। नमस्कार बच्चों, आज हम फिर से प्रस्तुत हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम के साथ। शिक्षावाणी कार्यक्रम में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दीदी शिखा जैमन, जो कि हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूं बहुत से महत्वपूर्ण पाठ व साथ ही साथ करवाऊंगी आपका ढेर सारा मनोरंजन भी। बच्चों, उठ जाओ और देखो इस सुबह का नजारा, उठ जाओ और देखो इस सुबह का नजारा। ठंडी है हवा और मौसम भी है प्यारा, चांद भी जा चुका है और छुप गया है हर एक तारा। अब कबूल करिए आप शुभ प्रभात हमारा। हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप? हम जानते हैं सभी बच्चे बहुत खुश और स्वस्थ हैं। बिल्कुल बच्चों, स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। हाँ तो बच्चों, आप तैयार हैं ना शिक्षावाणी कार्यक्रम सुनने के लिए? सभी बच्चे कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे। हाँ तो बच्चों, अब बात करते हैं आज के कार्यक्रम की कि आज के शिक्षावाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। बच्चों, हमेशा की तरह आज भी आप सबसे पहले सुनेंगे मीना की कहानी, जिसका शीर्षक है लड़कियां कहाँ जाएं। इसके बाद कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से पाठ 1, जिसका शीर्षक है पादपों में पोषण। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं मदन मोहन मेड़तवाल। इसके बाद कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय अंग्रेजी फ्लेमिंगो से पाठ 1, द लास्ट लेसन। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं संकेत बंसल। हाँ तो बच्चों, अब आपका इंतजार खत्म हो चला है और अब बढ़ चलते हैं मीना की दुनिया में और सुनते हैं मीना की कहानी, जिसका शीर्षक है लड़कियां कहाँ जाएं। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? वो रही मीना अपनी सहेलियां रानो, सुमी और रितु के साथ पकड़न पकड़ाई खेल रही है। आओ मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से। पकड़ लिया। चलो सुमी, अब तुम्हारी बारी है। वहाँ जाके 10 तक गिनो। 1 2 3 4 5 6। इतनी तेज? नहीं, ऐसे नहीं, वहाँ पेड़ के पास जाके गिनो। मीना, बहन जी, आप यहाँ? हाँ, तुम सबको एक खुशी की बात बतानी है। हमारा स्कूल पूरे जिले में पहले नंबर पर आया है, क्योंकि हमारे स्कूल में इस साल किसी भी बच्चे ने एक भी छुट्टी नहीं की और हमारे स्कूल को मिला है 100% उपस्थिति का पुरस्कार। अरे वाह! सिर्फ यही नहीं, कल हमें जाना है गंगापुर। गंगापुर? हाँ मीना, गंगापुर का स्कूल आखिरी नंबर पे आया है। खास तौर पे लड़कियों की उपस्थिति तो लगभग ना के बराबर है, इसीलिए उन्होंने हमें वहाँ बुलाया है। चलो तुम लोग खेलो, मैं तुम सबके माता पिता को ये बात बता कर आती हूँ। कल सुबह 8 बजे मिलते हैं स्कूल के बाहर, ठीक है? ठीक है बहन जी। कल तो बड़ा मजा आएगा।
बच्चों, कोई भी बस की खिड़की से अपना हाथ बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है? जी बहन जी। क्या हम अंताक्षरी खेले? तुम शुरू करो सुमी। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले। अब तुम गाओ रे तू। ला से लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। तुम भी गाओ ना रानो। क्या हुआ? क्या हुआ रानो? तुम्हें तो बहुत से गाने आते हैं। ये रानो कहाँ जा रही है? ये तो बहन जी के पास चली गई। बहन जी, बहन जी। रानो, क्या हुआ? बहन जी, गंगापुर कब आएगा? अभी कम से कम 10 मिनट और लगेंगे। क्यों? बहन जी वो ड्राइवर को बोल के बस रुकवा दीजिए ना, मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन रानो, यहाँ रास्ते में कोई शौचालय कहाँ है? बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर में हम गंगापुर पहुँच जाएंगे। वहाँ स्कूल का शौचालय साफ भी होगा और सुरक्षित भी, ठीक है ना? जी बहन जी। आ रही है रानू। हुआ क्या इसको? क्या हुआ इसको? बहन जी के पास क्यों गई थी? जा से शुरू होने वाला गाना पूछे। क्या हुआ रानो? सब ठीक तो है ना? मुझे बाथरूम जाना है मीना। हम सबको भी जाना है रानो। बस थोड़ी देर में गंगापुर आ जाएगा, फिर स्कूल पहुँच के। बहन जी भी यही कह रही थी। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही। ड्राइवर साहब, बस यही रोक दीजिए, स्कूल के सामने। चलो बच्चों, नीचे उतरो। आइए आइए बहन जी, नमस्ते। नमस्ते प्रिंसिपल जी। नमस्ते बच्चों। नमस्ते प्रिंसिपल साहिबा। आइए अंदर चलते हैं। अरे बहन जी, ये बच्चियाँ इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? वो प्रिंसिपल जी, इन सबको बाथरूम। हाँ जरूर जरूर। सुनीता जी। देखो, बच्चों को बाथरूम जाना है, इन्हें लेकर जाओ। जी। आओ बच्चों। जल्दी, बहुत दूर है क्या? नहीं नहीं, यही है। सुनीता दीदी। हाँ, बाथरूम किस तरफ है? वो आगे जो पेड़ है ना, उसके पीछे। लो भाई, आ गया स्कूल का शौचालय। यहाँ तो इतनी बदबू है और कितना कीचड़ भी है। चारों तरफ मक्खियाँ ही मक्खियाँ। मैं तो इसमें नहीं जाऊंगी। हाँ रितु, मैं भी। सुमी, मैं तो जा रही हूँ। अरे ये रानो तो अंदर चली गई। रानो, क्या हुआ? अंदर वो लड़की। अरे तुम चीख मार कर भाग क्यों गई? शायद हमें देख के डर गई। तुम दोनों? मैं हूँ आकाश। और मैं बंटी। हम लोग इसी स्कूल में पढ़ते हैं। तुम लोग? हम पड़ोस के गांव के स्कूल से आए हैं अपनी बहन जी के साथ। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में क्या और शौचालय है? मेरा मतलब लड़कियों के लिए अलग से। नहीं, हमारे स्कूल में तो बस यही एक शौचालय है। चल बंटी। अब क्या करे मीना? अरे लड़कियों, तुम अभी तक यही हो, शौचालय नहीं जाना? सुनीता दीदी, क्या यहाँ पे लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं है? लड़कियों के लिए अलग शौचालय? वो तो नहीं है, पर हम सरपंच जी के घर चल सकते हैं, वहाँ शौचालय है। क्या आप हमें वहाँ तक ले जा सकती हैं? हाँ हाँ, लेकिन सरपंच जी का घर यहाँ से काफी दूर है। कोई बात नहीं सुनीता दीदी, चलिए। प्रिंसिपल साहिबा, बहुत देर हो गई लड़कियों को गए हुए, अभी तक आई नहीं। आप चिंता न करें बहन जी, सुनीता साथ है उनके। आप तो बस ये बताइए कि आपके और हमारे स्कूल में एक से टीचर, एक सी किताबें, एक सी सुविधाएं, फिर भी दोनों स्कूलों के बच्चों की उपस्थिति में इतना फर्क। कुछ तो खास बात होगी आपके स्कूल में। खास बात का तो पता नहीं प्रिंसिपल जी, बस। हम अंदर आ सकते हैं बहन जी? मीना, कहाँ थे तुम लोग? इतनी देर से हम सरपंच जी के पास ले गई थी इन्हें। सरपंच जी के घर? इतनी दूर क्यों? ये सिर्फ लड़कियों के शौचालय में ही जाना चाहती थी। क्या? प्रिंसिपल साहिबा, आपके स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है? वो दरअसल। अब बात समझ में आ गई।
आप ये जानना चाहती थी ना कि आपके स्कूल में लड़कियां अनुपस्थित क्यों रहती हैं? यही कारण है प्रिंसिपल साहिबा। अगर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगी? इसीलिए आपके स्कूल की लड़कियां अनुपस्थित रहती हैं। मैं समझ गई बहन जी, लेकिन लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनवाने के लिए तो हमें सरपंच जी की मदद चाहिए होगी। जो कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। अरे सरपंच जी, आप आइए आइए, इनसे मिलिए। ये है पड़ोस के गांव के स्कूल की बहन जी और ये है वहाँ की छात्राएं। अरे बाप, इन बच्चियों से तो मैं मिल चुका। बाप रे बाप, कितनी बातें करती हैं। प्रिंसिपल मैडम, कल सुबह ही अपने स्कूल में लड़कियों के लिए एक नया शौचालय बनवाना शुरू किया जाएगा ताकि हमारा स्कूल भी पहले नंबर पर आए। हाँ। और सरपंच जी, अगर दोनों शौचालयों की साफ सफाई के लिए एक कर्मचारी भी आप बता दें तो बहुत अच्छा होगा। क्या कहती है प्रिंसिपल जी? अरे ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। एक साफ सुथरा शौचालय हमारे स्कूल की शान होगा। कितना सुंदर लगेगा अपना विद्यालय। कितना सुंदर लगेगा अपना विद्यालय जब होगा यहाँ लड़कियों का अलग शौचालय। भाई वाह, मान गए मीना और उसकी बहन जी को। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। ऐसा हो कि स्कूल और भी खूबसूरत हो और वो चीज हो जिसकी हमें जरूरत हो। भाई वाह, गीत तो अच्छा लिखा है मीना और मिट्ठू ने। अब सुनते हैं यही गीत संगीत के साथ। ऐसा हो कि स्कूल और भी खूबसूरत हो, हर वो चीज हो जिसकी हमें जरूरत हो। ऐसा हो कि स्कूल और भी खूबसूरत हो, हर वो चीज हो जिसकी हमें जरूरत हो। रंग बिरंगी दीवारें हो, जलते फूल खिले, इतना सुंदर स्कूल हो, रोज आने को जी करे। हर बच्चे का चेहरा एक मुस्कुराती सूरत हो, हर वो चीज हो जिसकी हमें जरूरत हो। सुंदर सुंदर पेड़ हो, प्यारे प्यारे फूल खिले, झूले झूले साथ में खेले, मिलके दोस्त गले। अपने स्कूल का हर एक कोना खूबसूरत हो, हर वो चीज हो जिसकी हमें जरूरत हो। ऐसा हो कि स्कूल और भी खूबसूरत हो, हर वो चीज हो जिसकी हमें जरूरत हो। ऐसा हो कि स्कूल और भी खूबसूरत हो, हर वो चीज हो जिसकी हमें जरूरत हो। चलो भाई, कहानी भी सुन ली, गाना भी गा लिया। अब बारी है खेलने की। चलो देखें आज मीना की बहन जी अपनी कक्षा में बच्चों को कौन सा खेल खिला रही हैं। प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। पहली कड़ी, इसकी टांगे होती चार। गाय, घोड़ा, कुत्ता, बकरी। अरे अरे अरे, पूरी पहेली तो सुन लो। इसकी टांगे होती चार। दूसरी कड़ी, करती है सबका सत्कार। तीसरी कड़ी, राजनीति में जो भी जाए करने लगे इसी से प्यार। मैं समझ गई बहन जी। शाबाश रानो, बताओ। कुत्ता।
वो कैसे रानो? कुत्ते की 4 टांगे होती हैं और वो पूंछ हिला हिलाकर सबका सत्कार भी करता है। लेकिन रानो, राजनीति में कोई कुत्ते से प्यार क्यों करेगा? हाँ? गलत जवाब। ये तो बड़ी मुश्किल पहेली है बहन जी। मैं बताऊं बहन जी? हाँ मीना। कुर्सी। मीना ने दिया बिल्कुल सही जवाब। मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना दोस्तों? तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुनी मीना की कहानी, लड़कियाँ कहाँ जाएं। हाँ तो बच्चों, ये तो हुई मनोरंजन की बात, और अब पढ़ाई भी करनी है ना? बिल्कुल। हाँ तो बच्चों, अब बढ़ चलते हैं हम हमारी कक्षा की और अब कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से पाठ 1 पादपों में पोषण, इसके प्रस्तुत करता है मदन मोहन मेड़तवाल। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के अध्याय 1 पादपों में पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि सभी जंतुओं और हमें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है और पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। परंतु पौधे ये कार्य कैसे करते हैं? बच्चों, आपने अपने आसपास लगे पौधों को बड़े होते देखा होगा। आपको पता है इन पौधों को बड़े होने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? पौधे बड़े होने के लिए मिट्टी से जल और खनिज लवण तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर इनसे अपना भोजन बनाते हैं। भोजन के द्वारा हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन्हें ही पोषक कहते हैं। ये पोषक पदार्थ सभी सजीवों को उनकी शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा शरीर के क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषण कहलाती है। और ऐसे पौधे या जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। बच्चों, पृथ्वी पर जितने भी हरे पौधे हैं वे सभी अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि हमारी माँ भी तो भोजन खुद ही बनाती है, तो हम भी स्वपोषी हुए। पर बच्चों, खाना बनाने के लिए आपकी माँ को जिस कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, चावल, सब्जी, मसाले, इन सब को हम तो नहीं बनाते। यह कच्ची सामग्री पौधों से ही तो प्राप्त होती है। इस सामग्री का उपयोग करके ही आपकी माँ खाना बना पाती है। इसलिए हम अर्थात सभी मानव स्वपोषी न होकर विषमपोषी हैं। हरे पौधों के अलावा शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पर बच्चों, क्या आप जानते हैं कि शैवाल क्या होते हैं? बच्चों, आपने नम भूमि, रुके हुए जल, वृक्षों की छाल, नम दीवार आदि स्थानों पर हरी हरी सी काई देखी होगी। इन्हें ही शैवाल कहते हैं। ये शैवाल बहुत ही सरल सजीव हैं।
स्वपोषियों के अलावा जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं और पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। अच्छा बच्चों, जब पौधे और शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, तो हम इन पदार्थों से अपना भोजन क्यों नहीं बना सकते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हरे पौधों की पत्तियों एवं शैवालों में क्लोरोफिल नाम का एक हरा वर्णक होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है और इसी ऊर्जा का उपयोग कर पत्तियां जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण अर्थात भोजन बनाने का कार्य करती हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। खाद्य संश्लेषण करने के कारण ही पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं। भोजन बनाने के लिए सभी कच्चे पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचना आवश्यक है। इसके लिए जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों में नली समान संरचनाओं, जिन्हें वाहिकाएं कहते हैं, का जाल बिछा होता है। बच्चों, आपने पत्तियों पर कुछ रेखाएं बनी देखी होंगी। ये रेखाएं ही वाहिकाएं कहलाती हैं। पौधे की जड़ों द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण अवशोषित कर लेने के बाद इन वाहिकाओं की सहायता से ये जल एवं खनिज लवण जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में प्रवेश करती है तथा ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है और यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। कार्बोहाइड्रेट ही पौधे का भोजन होता है। यह कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। श्वसन की क्रिया में इस कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो कि सभी सजीवों द्वारा श्वसन क्रिया में काम में ली जाती है। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितनी महत्वपूर्ण है। इस क्रिया में बना कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड अर्थात स्टार्च के रूप में संचित रहता है। मंड क्या है? मंड कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। बच्चों, आपने उबलते हुए चावल देखे होंगे। उबले चावलों के साथ जो गाढ़ा सफेद सा पानी जैसा पदार्थ होता है, उसे ही मांड या मंड कहते हैं। मंड की उपस्थिति का पता हम आयोडीन परीक्षण द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए हम एक ही प्रकार के पौधों के 2 गमले लेंगे। इनमें से एक को अंधेरे में तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे। 72 घंटों के बाद दोनों गमलों के पौधों से एक एक पत्ती लेकर इन्हें कांच की एक ट्यूब अर्थात परख नली में रखेंगे और फिर इस परख नली में इतनी स्प्रीट मतलब अल्कोहल डालेंगे कि ये पत्तियां डूब जाएं। अब इस परख नली को पानी से आधे भरे कांच के बीकर में रखकर तब तक गर्म करेंगे जब तक कि पत्तियों से क्लोरोफिल के सभी अणु नहीं निकल जाएं। अब इन पत्तियों को जल से धोकर इन पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे तो हम देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में रखे पौधे की पत्ती का रंग गहरा नीला हो जाता है, क्योंकि प्रकाश में रखे पौधे में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण स्टार्च का निर्माण हुआ और स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके नीला रंग देता है, परंतु अंधेरे में रखे पौधे की पत्ती के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश के अभाव में यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई और स्टार्च का निर्माण भी नहीं हुआ। अच्छा बच्चों, यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में सभी जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि सभी जीवों को चाहे पौधे हों या जंतु सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है और यह गैस
प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही हरे पादपों द्वारा मुक्त होती है। यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। इसके अलावा आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए भी हरे पौधों पर ही निर्भर रहते हैं और प्रकाश संश्लेषण नहीं होने पर ये पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और भोजन के अभाव में सभी जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पत्तियों के अलावा पौधे के दूसरे हरे भागों जैसे तना और हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपने कुछ ऐसे पौधे भी देखे होंगे जिनकी पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। क्या इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? हाँ, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्योंकि इनमें अन्य रंग के वर्णक के साथ क्लोरोफिल भी होता है जिसका हरा रंग अन्य वर्णकों से ढका रहता है। क्या आपको पता है कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इस कारण वे भोजन नहीं बना सकते, फिर वे जीवित कैसे रहते हैं? यह जानने के लिए हम पादपों में पोषण की अन्य विधियों को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ पादप मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं। ऐसे पादप विषमपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अमरबेल पादप जो कि एक लता है, इसका तना पीला एवं कमजोर होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इस कारण यह अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। यह भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर यह आरोहित या लिपटा होता है। अमरबेल पादप एक परजीवी पादप है क्योंकि यह पोषण के लिए किसी दूसरे पादप जिस पर यह आरोहित रहता है पर निर्भर रहता है। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि परजीवी से हमारा मतलब उस जीव से है जो पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और परजीवी जिससे पोषण प्राप्त करते हैं उसे परपोषी कहते हैं। परपोषी मतलब दूसरों को पोषण प्रदान करने वाला। इनके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को खाते हैं। आपको यह बात बहुत ही अजीब सी लग रही होगी कि एक पादप कीटों को कैसे खा सकता है, क्योंकि पादपों के मनुष्य एवं जंतुओं की तरह मुंह तो होता ही नहीं है। परंतु बच्चों, यह बात बिल्कुल सही है कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों का भक्षण करने के कारण ही ऐसे पौधों को कीटभक्षी कहते हैं। इसका उदाहरण है दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले पादप घटपर्णी पादप। घटपर्णी पादप नाम से ही पता चलता है कि इसकी संरचना घट मतलब घड़े जैसी होती होगी। हाँ बच्चों, इस पादप की संरचना घड़े जैसी ही होती है और यह घड़े जैसी संरचना वास्तव में उस पादप की पत्ती का रूपांतरित भाग है। इसमें पत्ते का शीर्ष भाग घड़े जैसी संरचना का ढक्कन बनाता है। इसके अंदर अनेक बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें रोम कहते हैं। ये नीचे की ओर झुके रहते हैं, मतलब अधोमुखी होते हैं। जैसे ही कोई कीट इस घड़े जैसी संरचना में प्रवेश करता है, इन रोमों के बीच फंस जाता है तथा घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। इसलिए ही इन पौधों को कीटभक्षी कहते हैं। यह आंशिक रूप से स्वपोषी तथा आंशिक रूप से विषमपोषी पादप होता है, क्योंकि ये पादप दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा इनमें कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति तो हो जाती है, परंतु प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही ये पादप कीटों को पकड़ते हैं। इन कीटों से इनकी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। घटपर्णी पादप के अलावा कीटभक्षी पादपों के अन्य उदाहरण हैं वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू। बच्चों, आपने बासी रोटी और ब्रेड पर फफूंद देखी होगी। इसके अलावा वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाएं देखी होंगी। इन्हें छत्रक, कवक, मशरूम या फंजाई कहते हैं। ये अचार, चमड़े, कपड़े
एवं ऐसे स्थानों पर जहां नमी और उष्णता हो उग जाते हैं। वर्षा ऋतु में कवकों के कारण अनेक वस्तुएं खराब हो जाती हैं, क्योंकि कवकों के बीजाणु पहले से ही वायु में मौजूद रहते हैं। वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी रहती है। ऐसे में जब ये बीजाणु किसी जैव पदार्थ के संपर्क में आते हैं तो नमी और उष्णता पाकर अंकुरित होकर नए कवकों को जन्म दे देते हैं। अधिकतर कवक रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन ईस्ट एवं छत्रक उपयोगी कवक हैं। ईस्ट का उपयोग बेकरी उद्योग में कई पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, जैसे ब्रेड बनाने में। बच्चों, आपको पता है कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, फिर ये पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? इसके लिए इनकी पोषण विधि को समझते हैं। कवक या मशरूम मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं, मतलब पाचक रसों को इन पर छोड़ते हैं, जिससे ये विलयन के रूप में बदल जाते हैं। उसके बाद ये उस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें कोई जीव मृत तथा विघटित अर्थात सड़ने वाले जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग कर पोषण प्राप्त करने वाले जीवों को मृतजीवी कहते हैं। बच्चों, इनके अलावा कुछ जीव ऐसे भी हैं जो एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व बांटते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं और बदले में कवक जल एवं पोषक तत्वों के अवशोषण में उनकी सहायता करते हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण लाइकेन का भी है। लाइकेन दो जीवों शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। इसमें शैवाल जो कि स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कवक को भोजन उपलब्ध कराता है, जबकि कवक जो परजीवी होता है शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। पौधों के द्वारा मिट्टी से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करने से मिट्टी में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि मृदा में पोषक तत्वों की इस कमी को किस प्रकार दूर किया जाता है? हाँ, इसके लिए किसान अपने खेत में उर्वरक जैसे यूरिया एवं खाद डालता है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जिससे मृदा में इन पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति होती रहती है। बच्चों, फसल काटने के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, तथा वायु में नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा मात्रा में होने पर भी पौधे इसका उपयोग सीधे उस तरह नहीं कर सकते जिस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को केवल विलय रूप में अवशोषित कर सकते हैं और यह कार्य एक जीवाणु राइजोबियम की सहायता से होता है। यह जीवाणु चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में सहजीवी के रूप में रहता है। यह जीवाणु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए यह जिस पौधे की जड़ों में रहता है उससे भोजन प्राप्त करता है। बदले में यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर उस पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, जिससे उस पौधे की नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार उर्वरक, खाद तथा जीवाणु द्वारा मिट्टी में पोषकों की पुनः पूर्ति होती है। बच्चों, आज हमने पादपों में पोषण के अंतर्गत दो प्रकार का पोषण, एक स्वपोषण, दूसरा विषम पोषण, और विषम पोषण के अंतर्गत परजीवी, कीटभक्षी एवं मृतजीवी पादपों के बारे में जाना, साथ ही सहजीवी संबंध के बारे में भी जाना। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सुनते रहिए शिक्षावाणी कार्यक्रम। धन्यवाद।
हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से पाठ 1 पादपों में पोषण। इसे प्रस्तुत किया मदन मोहन मेड़तवाल ने और इसकी समीक्षा की अलका शर्मा ने। बच्चों, अब हम बढ़ चलते हैं हमारी अगली कक्षा की ओर और अब कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय अंग्रेजी फ्लेमिंगो से पाठ 1 द लास्ट लेसन। इसके प्रस्तुत करता है संकेत बंसल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन को पढ़ेंगे। वैसे बच्चों, कितनी अजीब बात है ना कि आपकी बुक के पहले पाठ का नाम ही द लास्ट लेसन है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उनके बारे में जिन्होंने इस इंटरेस्टिंग से टाइटल वाली शॉर्ट स्टोरी को लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी के लेखक का नाम है अल्फोंस डोडेट, जो कि एक समय स्कूल टीचर हुआ करते थे और फिर उस काम को छोड़कर उन्होंने पेरिस में एक पत्रकार के रूप में अपनी जीविका चलाई। लेकिन बाद में वे एक प्रोफेशनल राइटर बने और फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में प्रसिद्ध हुए। He was born in 1840 and died in 1897. तो बच्चों, ये थी जानकारी द लास्ट लेसन के लेखक के बारे में। आइए अब हम इस कहानी के बैकग्राउंड और इसके थीम के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। थीम ऑफ द स्टोरी। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि यदि आपसे आपकी मातृभाषा बोलने का अधिकार छीन लिया जाए तो कैसा लगता है? जरा कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है कि आज के बाद आपको अपनी मातृभाषा न तो बोलने दी जाएगी, न लिखने और न ही पढ़ने दी जाएगी। बहुत बुरा लगेगा ना स्टूडेंट्स? तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसी ही थीम है हमारे आज के चैप्टर की, जिसे लेखक ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से रोचक और दिल को छू जाने वाली बनाया है। और मुझे यकीन है कि इस लेसन को पढ़ने के बाद आप में इस विषय पर भावनात्मक परिवर्तन जरूर आएगा, क्योंकि ये कहानी जुड़ी है देश प्रेम से। ये कहानी बात करती है मातृभाषा के सम्मान की, हमारी भाषा के अधिकार की। तो मेरे नौजवान साथियों, आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि ये कहानी सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, लव फॉर वंस मदर टंग और इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन जैसे विषयों पर प्रकाश डालती है। अगर इस कहानी के बैकग्राउंड की बात करें तो इस कहानी में फ्रांस और प्रशिया के बीच हुए युद्ध के दिनों की एक घटना के बारे में बताया गया है। बच्चों, फ्रांस का नाम तो हमने बहुत बार सुना है और पढ़ा भी है, लेकिन यहां मैं आपको प्रशिया के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, प्रशिया भी उस समय का एक बड़ा साम्राज्य था, जिसमें वर्तमान समय के जर्मनी, पोलैंड और कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया देश का शामिल हुआ करता था। सन 1870-1871 में हुए फ्रैंको प्रशियन वॉर में प्रशिया की सेना ने अपने लीडर बिस्मार्क की अगुवाई में फ्रांस को युद्ध में हराकर उसकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स अल्सैस और लॉरेन पर कब्जा कर लिया। यहां कहानी में लेखक ने बताया है कि इस युद्ध के बाद उस देश की जनता के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और किस प्रकार फ्रांस के लोगों को उनकी मातृभाषा से अलग करने के प्रयास किए गए। यहां इंपॉर्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पर प्रकाश डालते हुए अल्फोंस डोडेट बताते हैं कि हमारी मातृभाषा का जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि गुलामी की जेल से बाहर आने में यह एक कुंजी के रूप में काम करती है। इसलिए हमें अपनी मदर टंग से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस कहानी की विषय वस्तु लिंग्विस्टिक शोविनिज्म से प्रभावित है, अर्थात अपनी भाषा को अंधभक्त के रूप में सर्वश्रेष्ठ मानना, जैसा कि प्रशिया द्वारा फ्रांस की जनता के साथ किया गया। उन्हें जबरदस्ती फ्रेंच भाषा छोड़कर जर्मन भाषा सीखने के लिए मजबूर किया गया। तो बच्चों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें कहानी की थीम के बारे में। अब हम कहानी की समरी को पहले इंग्लिश में और फिर हिंदी में पढ़ते हुए लेखक की संवेदनाओं से जुड़ने का प्रयास करते हैं। समरी ऑफ द लास्ट लेसन। द स्टोरी ऑफ द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-प्रशियन वॉर। When France was defeated by Prussia led by Bismarck, the districts of Alsace and Lorraine had passed into Prussian hands. The orders came from Berlin to teach only German language in the schools of Alsace and Lorraine. Dear students, the narrator of the last lesson is a young boy named Franz. The story tells the effect of this transition on the people through the eyes of Franz. That morning, Franz started very late for school. In fact, he was reluctant to go to school as he had not prepared his French lesson on participles and his teacher, Mr. Hamel, was going to conduct an oral test on the topic in the class. Initially, he thought of spending the bright warm day outdoors, enjoying the chirping of birds and drilling of Prussian soldiers
at the back of the sawmill. But finally he decided to go to school. On the way, Franz passed the town hall, where he saw a large crowd reading the bulletin board, which had been a source of all bad news for the last 2 years. Franz did not stop there and rushed to the school. When Franz arrived at the school, he found a strange quietness there, as if it was Sunday. He found that his classmates were already seated in their place, and the teacher, Mr. Hamel, had already started teaching. The backbenches were also occupied by the village elders, who were very sad and solemn. To his surprise, Mr. Hamel was in his beautiful formal dress that he used to wear only on the inspection or prize distribution days. Franz found Mr. Hamel to be kinder than usual. He did not scold Franz for being late and allowed him to take his seat. Franz was shocked to get the news that it was their last lesson in French and the new German teacher would take charge on the following day. He was full of regret for not learning his mother tongue and felt a sudden love for French. He even started respecting Mr. Hamel and forgot all about his ruler and crankiness. When Mr. Hamel asked Franz a question on participles, he was not able to answer. Even then, Mr. Hamel did not scold Franz and remarked that the only trouble with the people of Alsace was of putting off learning till the next day. He blamed parents for sending their children to earn money rather than to school. He also blamed himself for sending students to water his plants or for giving them a holiday when he wanted to go fishing. Mr. Hamel then talked of the French language, calling it the most beautiful language in the world. He told the class to keep their language close to their hearts to feel free and happy. As long as an enslaved people held fast to their language, they had the key to their prison. As the church bell struck 12, Mr. Hamel, with a choked throat, wrote on the blackboard, "Vive la France," which means long live France, and then he dismissed the class. तो बच्चों, ये थी समरी इंग्लिश में. अब हम इस कहानी का सार हिंदी में समझते हैं. प्यारे बच्चों, द लास्ट लेसन एक युद्ध के दिनों की कहानी है जिसे फ्रैंको प्रशियन वॉर कहा गया. इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई और उसके 2 जिले अल्सैस और लोरेन पर प्रशियन सेनाओं ने कब्जा कर लिया. इसके बाद प्रशिया की राजधानी बर्लिन से यह आदेश जारी हुए कि अब से अल्सैस और लोरेन के विद्यालयों में फ्रांसीसी भाषा के बजाय जर्मन भाषा पढ़ाई जाए. और साथ ही यह भी कहा गया कि फ्रेंच भाषा सिखाने वाले शिक्षकों को स्कूल छोड़कर जाना होगा. कैसा अत्याचार था ये कि जब लोगों को उनकी ही मातृभाषा में लिखने, पढ़ने और बोलने से रोक दिया जाए. आपका क्या विचार है प्यारे बच्चों? सोचिएगा जरूर. तो आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं. बच्चों, इस कहानी का कथावाचक एक नन्हा सा बालक है जिसका नाम है फ्रांज. उस युद्ध के बाद आए परिवर्तनों का वहां के विद्यालयी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बताने के लिए लेखक एक घटना का दृश्य इस बालक फ्रांज के माध्यम से पेश करता है. कहानी में फ्रांज के एक शिक्षक है मिस्टर हैमल, जिन्हें वह कुछ खास पसंद नहीं करता क्योंकि उसे फ्रेंच भाषा का अध्ययन करना पसंद नहीं है और उसे अपने शिक्षक मिस्टर हैमल की डांट से बहुत डर भी लगता है. उस दिन फ्रांस को स्कूल जाने में बहुत देर हो गई थी और वह बिना इच्छा के स्कूल के लिए निकल पड़ता है क्योंकि आज मिस्टर हैमल उनसे पार्टिसिपल्स पर कुछ प्रश्न पूछने वाले थे और फ्रांस को तो उसका पहला अक्षर भी याद नहीं था. रास्ते में उसका मन करता है कि वह स्कूल जाने की बजाय उस सुहावने दिन में समय व्यतीत करे, लेकिन वह सारे प्रलोभनों को छोड़ जैसे तैसे स्कूल पहुंचने के लिए आगे बढ़ जाता है. जब वह टाउन हॉल से गुजरा तो देखा कि वहां बुलेटिन बोर्ड के आगे भीड़ जमा है और वे सब कोई सूचना पढ़ रहे थे. प्यारे बच्चों, फ्रांज बताता है कि पिछले 2 सालों से उनके लिए जो भी बुरी खबरें आती थी वे सब इसी बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जाती थी, जैसे उनका युद्ध में हार जाना, प्रशियन अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेश आदि. तो फ्रांज उस भीड़ को नजरअंदाज करते हुए स्कूल के लिए आगे बढ़ जाता है. जब वह स्कूल के बगीचे में पहुंचा तो उसने पाया कि वहां का वातावरण एकदम शांत है, जैसे कि ये कोई रविवार का दिन हो. हालांकि आमतौर पर वहां बहुत अधिक शोरगुल हुआ करता था. उसने खिड़की में से देखा कि उसके सभी साथी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं और एम हैमल बगल में लोहे का रूलर दबाए कक्षा में इधर से उधर चहलकदमी कर रहे हैं.
क्लास शुरू हो चुकी थी और पीछे के बेंचेस जो आमतौर पर खाली ही रहते थे, उन पर आज गांव के बुजुर्ग बड़ी ही दुखी और गंभीर मुद्रा में बैठे थे। फ्रांज को आश्चर्य हुआ कि उस दिन उनके शिक्षक मिस्टर हैमल ने उनकी सबसे खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी, जिसे वे आमतौर पर निरीक्षण या पुरस्कार वितरण के दिनों पर ही पहना करते थे। अब ये तो बहुत ही आम सी बात है प्यारे बच्चों, कि जब हम स्कूल देरी से पहुंचते हैं तो हमें डांटे जाने का डर सताता रहता है। क्यों, आपके साथ भी तो कभी हुआ होगा ना ऐसा? तो फ्रांस की हालत भी कुछ ऐसी ही थी उस दिन। उसको डर था कि देरी से आने के कारण उसकी पिटाई हो सकती है, लेकिन इन सब के विपरीत मिस्टर हैमल ने उसे बड़ी ही विनम्रता के साथ अपनी सीट पर बैठने को कहा। फ्रांस को कुछ समझ न आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा था, लेकिन उसको तब गहरा आघात पहुंचा जब उसे यह मालूम हुआ कि आज उसका फ्रेंच भाषा सीखने का आखिरी दिन था और कल से वहां जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। इसलिए मिस्टर हैमल ने अपना आखिरी सबक, अपना लास्ट लेसन देने के लिए वहां सबको बुलाया था। आज फ्रांस के शिक्षक मिस्टर हैमल, जो कि 40 साल से वहां पढ़ा रहे थे, उनका स्कूल में आखिरी दिन था और उनकी मेहनत के सम्मान में ही गांव के लोग उनके इस अंतिम पाठ में शामिल हुए थे, क्योंकि वे लोग दुखी थे कि उन्होंने बचपन में अपनी मातृभाषा फ्रेंच नहीं सीखी। दूसरी ओर फ्रांस भी बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसने समय रहते अपने पाठ नहीं पढ़े और वह फ्रेंच भाषा नहीं सीख पाया। अचानक से उसके मन में फ्रेंच भाषा के प्रति प्यार और मिस्टर हैमल के प्रति सम्मान की भावना जागृत होने लगी। जब मिस्टर हैमल ने फ्रांस से पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछे तो वह नहीं बता पाया, और इस पर भी मिस्टर हैमल ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने दुखी भाव से कहा कि यह केवल तुम्हारी गलती नहीं है नन्हे फ्रांज, अल्सैस की सारी जनता की यही समस्या है। ये हमेशा अपने काम कल पर टाल देती है, और देखो आज क्या नतीजे निकले। हमें हमारी ही भाषा से दूर किया जा रहा है। तुम्हारे माता पिता भी इसमें दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने की बजाय कारखानों में पैसे कमाने के लिए भेज दिया। और मैं भी तो दोषी हूं। मैंने तुम्हें अध्ययन के समय पौधों को पानी देने का काम दिया। जब भी मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो स्कूल की छुट्टी घोषित कर दिया करता था। तो इस प्रकार मिस्टर हैमल अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और उसके बाद फ्रेंच भाषा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत, स्पष्ट और तार्किक भाषा है। उन्होंने सभी से अपनी भाषा से जुड़े रहने को कहा, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी मातृभाषा से जुड़ाव ही उन्हें इस गुलामी की जेल से बाहर निकाल सकती है, उन्हें जर्मनों से मुक्ति दिला सकती है। उधर फ्रांस भी एक संवेदनशील बालक है। उसे लगता है कि एक व्यक्ति की भाषा को किसी व्यक्ति से दूर करना संभव नहीं है। वह छत पर कू कू करते कबूतरों के बारे में सोचता है कि क्या वे लोग उन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। उस दिन मिस्टर हैमल ने बच्चों, बूढ़ों सबको फ्रेंच भाषा का पाठ पढ़ाया। वे सब उनसे विदा होने पर दुखी थे और मिस्टर हैमल द्वारा पढ़ाए गए आखिरी पाठ को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। मिस्टर हैमल भी जाते जाते अपना सारा ज्ञान उन्हें दे देना चाहते थे। और इसी बीच चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं और मिस्टर हैमल दीवार की ओर अपना सिर झुकाए अवरुद्ध गले से कक्षा समाप्ति का इशारा करते हुए सबको वहां से जाने को कह देते हैं। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा विव ला फ्रांस, जिसका अर्थ है लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे। तो बच्चों, कितनी मार्मिक कहानी थी ना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला पार्ट, द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डोडेट। अब हम इस टेक्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों व वाक्यांशों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस पाठ के कंटेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस दिए गए हैं। जैसे पहला फ्रेज है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, जिसका अर्थ है कि बहुत अधिक डरा हुआ या सहमा हुआ होना। जब फ्रांस को स्कूल पहुंचने में देरी हुई तो वह बहुत अधिक डरा हुआ था, क्योंकि वह अपने पाठ समय पर याद नहीं करता था। दूसरा फ्रेज है अ ग्रेट बसल, जिसका अर्थ होता है काफी अधिक शोरगुल होना। फ्रांस के अनुसार स्कूल का माहौल आमतौर पर काफी शोरगुल भरा होता था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फ्रेज है इन यूनिसन। बच्चों, इसका अर्थ है एक सुर में। कहानी में फ्रांस कहता है कि उसके स्कूल के बच्चों द्वारा पाठ का उच्चारण एक सुर में किया जाता था, यानी इन यूनिसन, जिसका शोर बाहर साफ सुनाई देता था। नेक्स्ट फ्रेज काउंटेड ऑन, जिसका अर्थ होता है भरोसा करना।
जब देरी से पहुंचने के कारण फ्रांज ने सोचा कि वह स्कूल में हो रहे शोरगुल के भरोसे छुपके से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएगा। काउंटेड ऑन यानी भरोसा करना। अगला वाक्यांश है थम्ब्ड एट द एजेस, अर्थात बार बार प्रयोग करने से पेज के किनारों का फट जाना। कक्षा में पीछे के बेंच पर बैठे बूढ़े होसर के पास एक पुरानी वर्णमाला की पुस्तिका थी जिसके पेज किनारों से फटे हुए थे। इसके अलावा एक और फ्रेज है प्यारे बच्चों, रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, यानी स्वयं पर शर्मिंदा होना या दोषी मानना। जब मिस्टर हैमल द्वारा पूछे जाने पर फ्रांस पार्टिसिपल्स पर उत्तर नहीं दे पाया तो इस बात से दुखी होकर उन्होंने कहा कि ये हम सभी का दोष है कि हमने अपनी भाषा सीखने के प्रति लापरवाही बरती। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश जिनके अर्थ आपको ये लेसन पढ़ते समय सीखने हैं। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस शॉर्ट स्टोरी से आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जहां एक और ये कहानी हमें अपनी मातृभाषा से जुड़े रहने का संदेश देती है, वहीं आप विद्यार्थियों को अपने अध्ययन कार्य के प्रति लापरवाही न बरतने की सीख भी देती है। तो आइए आज से ही हम यह शपथ लेते हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपनी शिक्षा के साथ समझौता नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस चैप्टर को सुनकर जरूर प्रेरित हुए होंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। सुनते रहिए शिक्षा वाणी कार्यक्रम। धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों, अभी आपने सुना कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय अंग्रेजी फ्लेमिंगो से पाठ 1 द लास्ट लेसन। इसे प्रस्तुत किया संकेत बंसल ने और इसकी समीक्षा की मंजूषा यादव ने। हाँ, तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आज का शिक्षावाणी कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। बच्चों, इसी तरह आप हमसे शिक्षावाणी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े रहिए और प्रतिदिन बहुत कुछ नया सीखिए। हाँ, तो बच्चों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अब अपनी दीदी को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं कुछ नए पाठों और ढेर सारे मनोरंजन के साथ। बाय बाय बच्चों।